गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। सभी लोग क्लास में आ जाइए। वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग क्लास में आ जाइए। गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर है और जो स्क्रीन पे लिखा है वो अच्छे से आप लोग को दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? कमेंट करके बताइए जो लिखा है वो दिख रहा है अच्छे से और मेरी वॉइस क्लियर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग बताइए मुझे, सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है और आई होप कि आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। बताइए कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है? बहुत अच्छी बात है। हाँ, कुछ लोग तो बोल रहे हैं अच्छी चल रही है। अब आप लोग समझिए कि जिनका अगर सही से तैयारी नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, तो उनको अभी से ही ट्राई करना है। ठीक है, अभी से ही पढ़ते रहना है। जब भी टाइम मिलता है तो ये रिवीजन कीजिए पीडीएफ को, और जहाँ समझ नहीं आए तो आप क्लास देखिए। रिकॉर्डेड क्लास भी आपको रहता है अवेलेबल, वो आप देख सकते हो पहले की क्लास को। ठीक है, सभी लोग आ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करती हूँ। गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग आ गए, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम मेंटल इलनेस चैप्टर को कर रहे हैं, है ना। मेंटल इलनेस में हमने पिछली क्लासेस में कई सारे टॉपिक्स, स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, साइकोसिस, न्यूरोसिस, इन सारी चीज़ों का डिस्कस किया है। इनके टाइप्स और ट्रीटमेंट, सिम्टम्स सब कुछ देखे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में न्यूरोसिस जो हमारा टॉपिक है, न्यूरोसिस जो हमारा जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो भी एक लघु मेंटल इलनेस था जो कम टाइम के लिए था, बहुत ज़्यादा डेंजरस घातक नहीं था, तो उस बीमारी के अंदर हमने बहुत सारे टाइप्स देखे। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और जो हमारा एक टाइप बचा हुआ है वो आज हम कंप्लीट करेंगे, जो है फिफ्थ टाइप, उन्माद, जिसको हम इंग्लिश में हिस्टेरिया कहते हैं। ठीक है, उन्माद या हिस्टेरिया। तो ये क्या होता है? एक तरह का न्यूरोसिस विकार है। क्या है? एक न्यूरोसिस विकार। अब समझिए न्यूरोसिस क्या होता है। जिसमें जो न्यूरॉन है ना, तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारे दिमाग में, ब्रेन में, तो इसमें जो इसका काम है, फंक्शन है, वो अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसका फंक्शन जो है वो अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है, नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? न्यूरोसिस हो जाता है। न्यूरोसिस एक ऐसा मतलब बीमारी, मेंटल इलनेस का टाइप है जिसमें इंसान को अपनी बीमारी का पता होता है। ठीक है, इंसान जो है अपनी बीमारी के लिए अवेयर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंसाइट। जिसको हम क्या कहते हैं? इंसाइट, यानी इंसान को अपने बारे में पता है कि मुझे ये बीमारी है। ठीक है, जबकि जो साइकोसिस होता है, जो ये साइकोसिस एक बहुत ही गंभीर बीमारी होता है दिमागी रूप से। तो ये साइकोसिस में इंसान को पता नहीं चलता कि उसको क्या बीमारी है, लेकिन न्यूरोसिस में पता होता है कि क्या बीमारी है। ठीक है, और क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, या जो भी चीज़ें हैं सब कुछ अच्छे से पता होता है। तो हिस्टेरिया जो यहाँ एक टाइप है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उन्माद, तो ये
एक न्यूरोसिस का विकार है, न्यूरॉन का विकार है, पेशेंट को इसमें पता होता है। ठीक है, इसमें और क्या होता है कि जिसमें बिना किसी जैविक कारण की उपस्थिति के व्यक्ति में शारीरिक लक्षण उत्पन्न हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, इंसान को कोई मतलब कोई जैविक कारण नहीं पता चलता, टेस्ट कितना भी टेस्ट करवा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो, चाहे ईसीजी करवा लो, चाहे जो भी है वो फिजिकल टेस्ट पूरा मतलब अगर करवा लो, लेकिन कोई बीमारी ऐसे कारण पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी बिना किसी कारण के शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, बिना किसी कारण के शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, हिस्टेरिया कहेंगे। शारीरिक लक्षण में वही हार्ट रेट का बढ़ना, स्वेटिंग होना, ठीक है, गले मतलब भूख नहीं लगना, प्यास नहीं लगना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो शारीरिक लक्षण होता है, ये बिना किसी कारण के इंसान को होते रहता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक समझ में आ गया? इसको हम हिस्टीरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? हिस्टीरिया। आपको नाम जो टाइप है उतना टाइप आपको याद नहीं रखना है, लेकिन जो नाम है जैसे हिस्टीरिया, तो हिस्टीरिया का क्या मतलब हुआ, जिसमें बिना कारण का पता चले बीमारी शारीरिक रूप से दिखता है। ठीक है, शारीरिक लक्षण दिखते हैं बिना उसका कारण का पता चले। ठीक है, तो हिस्टेरिया ये कंडीशन होता है। ठीक, इसके अलावा इसमें मनोवैज्ञानिक लक्षण, शारीरिक लक्षणों में जो मनोवैज्ञानिक लक्षण दिमागी रूप से जो लक्षण दिखाई देंगे, जैसे चिंता हो गया, वही स्ट्रेस हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मानसिक रूप से सिम्टम्स होंगे और शारीरिक सिम्टम्स में परिवर्तित हो जाने के कारण इसे रूपांतरण विकार या कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। देखिए, अगर हिस्टेरिया पूछे एग्जाम में, हिस्टेरिया पूछे या फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर पूछे, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम होगा। दोनों का मतलब क्या होगा? सेम होगा। हिस्टेरिया कह लो या फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर कर लो, कह लो, तो दोनों का मतलब सेम ही है कि इसमें बिना कोई मतलब बीमारी के कारण का पता चले शारीरिक रूप से बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर इसलिए कहेंगे क्योंकि जो मानसिक बीमारी है, जो मानसिक लक्षण है, वो शारीरिक लक्षण में कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, शारीरिक लक्षण में रूपांतरित हो जाता है, तो उसे हम कन्वर्जन डिसऑर्डर या हिस्टीरिया कहेंगे। बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? कमेंट करके बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? कमेंट करके बताइए सभी को। हिस्टेरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर अच्छे से समझ गए? अब चलिए, बहुत अच्छी बात है। यह विकार अधिकांशतया स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें होता है? फीमेल में होता है, मेल के कंपेयर में। ठीक है, जब व्यक्ति के मन में लंबे समय तक संघर्ष चलते रहता है, उसके निराकरण हेतु किसी का सहयोग प्राप्त नहीं होने पर व्यक्ति में मानसिक लक्षण प्रकट होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले लिया है, चिंता है, लंबे समय तक एक ही टेंशन को मतलब टेंशन है दिमाग में, तो ऐसी स्थिति में अगर उसको कोई हेल्प नहीं मिलता है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उसको मतलब जो मानसिक लक्षण है वो आने लगते हैं। ठीक है, जैसे चिड़चिड़ापन, ये सब। व्यक्ति दूसरे लोगों का सहयोग, सहानुभूति प्राप्त करने हेतु व ध्यान आकर्षित करने हेतु मनोवैज्ञानिक लक्षणों को शारीरिक लक्षणों में परिवर्तित कर लेता है। ठीक है, बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जो अपने, अगर कोई उनको अटेंशन नहीं दे रहा है, कोई उनको ध्यान नहीं दे रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो मतलब अपने जो मानसिक लक्षण है, जो चिड़चिड़ापन है या फिर जो भी है दिमाग में, तो वो अपने शारीरिक लक्षण के थ्रू, जैसे कि अगर कोई अटेंशन दे तो इसके लिए वो फिजिकली बोल लेंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, मुझे ये है वो है, पूरा शारीरिक लक्षण बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको इसलिए हम परिवर्तित डिसऑर्डर या कन्वर्जन थेरेपी कहते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इसमें?
अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो जो मानसिक लक्षण है वो शारीरिक लक्षण में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, चलिए अब हम इसके कारण समझते हैं कि क्या कारण हो सकता है जिसके वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले तो हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व, जिसका पर्सनैलिटी ही ऐसा होगा, हिस्ट्रियोनिक टाइप का होगा, तो उसमें ये हिस्टेरिया टाइप से आपको बीमारी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि उसको अगर मन में कोई टेंशन, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पर्सनैलिटी ऐसा होता है कि वो बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत एंजाइटी लेते हैं और उनको अटेंशन चाहिए होता है। हिस्ट्रियोनिक का मतलब कि उसको अटेंशन चाहिए, अटेंशन सीकर जो होते हैं ना, कि हाँ मेरी और मतलब ध्यान आए, फोकस रहे। तो ऐसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपने और आकर्षित करने के लिए, अपने मतलब और ध्यान दिलवाने के लिए कई तरह के मतलब नाटक वगैरह करते हैं। ठीक है, जैसे कि बेहोश आने का नाटक, चक्कर आने का, कई ऐसे कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो ये ट्रुथ है। ठीक है, तो इस तरह से लोग अटेंशन के लिए अगर मतलब बहुत या टेंशन ले लेते हैं तो वो फिर फिजिकल सिम्टम्स, शारीरिक लक्षण के ज़रिए अपने मतलब जो मानसिक लक्षण है उसको प्रकट करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व पहला कारण है। दूसरा है कुसमायोजन शिक्षा, यानी कि अगर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए उसको नहीं सिखाया गया है और वो चीज़ों को अपने लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए एंजाइटी हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इंसान को हिस्टीरिया जैसा दिक्कत हो सकता है। इसके बाद है दमित या हीन भावना, जैसे मन में किसी भी चीज़ के लिए या खुद के लिए हीन भावना होगा, दमित भावना होगा, कि किसी के लिए निगेटिव थॉट आएगा कि नहीं वो अच्छा नहीं है, वो मारना चाहता है, या बात है वो गंदा है, मेरे बारे में चुगली कर रहा है, या जो भी चीज़ें हैं। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, हिस्टीरिया जैसा दिक्कत हो सकता है। अगर हम जैविक कारण की बात करें, यानी शारीरिक जो बीमारी होता है उसका कुछ न कुछ कारण होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, कोई डैमेज, इंजरी, ट्रॉमा, समथिंग लाइक दैट, एनी काइंड ऑफ कॉज हैज़ प्रेजेंट। बट यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी इस तरह का जैविक कारण नहीं मिलता है। ठीक है, अगर हाँ कुछ ऐसा जैविक कारण होगा भी तो मतलब अगर मान लीजिए इंजरी हुआ है, चोट लगा है या फिर इन्फेक्शन हुआ है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इंसान को शारीरिक लक्षण दिखाई देंगे, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हिस्टीरिया कह सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट हम बात करें और भी कारण, जैसे किशोरावस्था, यानी कि ये ऐसा एज होता है ना जब इंसान को के दिमाग में बड़ा अटेंशन के लिए भावना आता है कि लोग मेरे पे ध्यान दें, मुझे फोकस करें, मुझे अच्छा बोले, चाहे जो भी है। तो ज़्यादा अगर है तब तो दिक्कत है। ठीक है, कोई भी अगर मानसिकता इस तरह का बहुत ज़्यादा है, हर समय एक इंसान चाहता है कि मेरी ओर ही ध्यान दिया जाए, मेरे बारे में ही बातें किया जाए, तो ये चीज़ उसको दिमाग पे कभी कभी हावी हो जाता है, ज़्यादा होता है और फिर दिक्कत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुवांशिकता, अगर पेरेंट्स में है तो फिर बच्चों में होने के चांसेस हैं। इसके बाद है बाल्यावस्था के बुरे अनुभव। ठीक है, यानी कि अगर छोटा बच्चा मतलब रहता है तो उसके साथ अगर कुछ ऐसा गलत हुआ है, कुछ ऐसा बुरा अनुभव हुआ है, कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे को क्या है, ऐसी स्थिति में भी प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चे को ये दिमाग में चिंता रहेगा कि जो पास्ट में हुआ है उस चीज़ का ट्रॉमा रहेगा और फिर उसके बाद ये हिस्टीरिया जैसा दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आत्मसम्मान की मूल हानि। अगर जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है एक इंसान का, वो अगर किसी का मतलब हानि हो जाए, सबके सामने किसी ने बेइज्जती कर दी, चाहे जो भी है, उसके आत्मसम्मान की हानि हुई है, तब भी उसको उस चीज़ का स्ट्रेस हो जाता है, चिंता होता है और फिर हिस्टीरिया हो सकता है। नेक्स्ट है लैंगिक ग्रंथियों की अतिक्रियाशीलता। जो लैंगिक ग्रंथि होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा अपना हार्मोन्स वगैरह ब्लड में मतलब सिक्रीट कर रहे हैं, तो जब भी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस शरीर में दिखाई देगा तो कुछ शारीरिक लक्षण दिखाई देंगे ही।
ठीक है। तो कारण तो पता नहीं चल पाता है प्रॉपर, लेकिन हाँ ये भी एक वजह हो सकता है जिसके कारण शारीरिक लक्षण दिखाई देंगे। नेक्स्ट है संवेगात्मक दुख या तनाव। किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, टेंशन होगा, तो उसको हिस्टीरिया प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर है सभी को? दोबारा से एक बार रिवीजन कर दूं। देखिए, रिपीट कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहला कारण हो सकता है हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी कह लीजिए, कि जिसका अटेंशन के लिए बहुत भावना होता है मन में, तो उसको ये बीमारी हो सकता है। अगर उसको कुसमायोजन शिक्षा यानी आसपास की चीज़ों से कैसे बैलेंस करना है, मेंटेन करना है, ये नहीं पता, तो ये बीमारी हो सकता है। नेक्स्ट है दमित या हीन भावना। मन में अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत खराब निगेटिव थॉट है, तभी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई जैविक कारण है, शरीर में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तब भी ये हो सकता है। नेक्स्ट है जैविक कारण। ठीक है, जैविक कारण यानी कि बता दी। इसके बाद है किशोरावस्था, यानी अगर बच्चे की उम्र कम है, इंसान का उम्र कम है, बच्चे किशोरावस्था है, तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा इंसान का दिमाग चलता है अटेंशन के लिए, एंजाइटी के लिए, बहुत सारा कुछ, तो उसके वजह से हिस्टीरिया हो सकता है। अनुवांशिकता की बात करें तो फैमिली जो पेरेंट्स होते हैं, अगर उनमें इस तरह का बीमारी है तो बच्चों में भी आ सकता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था के बुरे अनुभव, यानी पास्ट में अगर बच्चे के साथ गलत हुआ है तो उसका असर फिर बाद में दिखता है। आत्मसम्मान की हानि हुई है, या लैंगिक ग्रंथि बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, या संवेगात्मक दुख या फिर तनाव हुआ है, तो उस कारण भी हमें ये बीमारी देखने को मिल सकता है। बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं टाइप्स के बारे में। जो हिस्टीरिया है उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं वो। तो पहला जो टाइप है वो है, फर्स्ट टाइप जो है वो है रूपांतरण प्रतिक्रिया, जिसको हम कन्वर्जन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जन रिएक्शन कहते हैं, रूपांतरण प्रतिक्रिया कहते हैं। इसमें मानसिक संवेग शारीरिक लक्षणों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होता है? जो उसका दिमाग में चल रहा होता है वो उसके शरीर पे सिम्टम्स, लक्षण दिखाई देते हैं। अगर दिमाग में मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगा तो उसका गला सूखने लगेगा, ये शारीरिक चीज़ हो गया लक्षण कि गला सूख रहा है, जबकि टेंशन कहाँ है? दिमाग में। तो इस तरह से उसका जो मानसिक संवेग रहेगा वो शारीरिक लक्षण में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा टाइप की बात करें वो है चिंता उन्माद, एंजाइटी हिस्टेरिया। इसमें अत्यधिक चिंता के कारण शारीरिक लक्षण, वही टेंशन के कारण तो बहुत सारे हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, पल्स बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हम टाइप की बात करें वो है अधिपत्य सिंड्रोम, जिसको हम क्या कहते हैं? पोसेशनल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी और ने उसके ऊपर नियंत्रण या आधिपत्य कर लिया हो। इसके कारण असामान्य लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे आप लोग सभी लोग सुने होंगे विलेज एरिया में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि किसी ने किसी को कंट्रोल कर रखा है, कोई भूत वगैरह, तो इस तरह की बातें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में इंसान को लगता है कि किसी ने उसे कंट्रोल कर रखा है, और फिर उसके असामान्य लक्षण दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका पोसेशनल सिंड्रोम या आधिपत्य सिंड्रोम होता है। क्लियर है सभी को? बताइए, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ आ गया? ठीक है, फिर से देख लीजिए, 3 टाइप हैं यहाँ पर। पहला है रूपांतरण प्रतिक्रिया, जिसमें जो मानसिक संवेग है वो शारीरिक लक्षणों में कन्वर्ट होता है। दूसरा है चिंता उन्माद, एंजाइटी हिस्टेरिया। इसमें चिंता के कारण शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। और थर्ड है अधिपत्य सिंड्रोम। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने उसको कंट्रोल कर लिया है और फिर असमान लक्षण दिखाई देते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है,
अब हम बात करते हैं लक्षण की, ठीक है, सिम्टम्स, कि कौन कौन सा सिम्टम्स दिखाई देता है हिस्टीरिया में। तो पहला सिम्टम है मनोवैज्ञानिक लक्षण, जिसको हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स कहते हैं, जो उसके दिमाग में, मतलब जिस तरह का उसका दिमाग में लक्षण दिखाई देगा। जैसे सबसे पहले तो आत्मविस्मृति, यानी अपने बारे में इंसान को पता नहीं होता है, भूल जाता है अपने बारे में, ठीक है। हीनता की भावना रहेगा दूसरे के लिए और खुद के लिए भी। असुरक्षा की भावना होगा, ऐसा उसको मन में लगेगा, डर टाइप का, कि कोई उसको मारना चाहता है। यौन विकृतियां आएगी, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल मतलब एबनॉर्मलिटी आएगा। दोष की भावना, यानी हमेशा दूसरे को ब्लेम करने की भावना रहेगा, कि अगर कोई भी चीज़ हुआ है तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार है। संवेगात्मक स्थिरता होगा, उसके बॉडी में जो एक सिग्नल है, इम्पल्सेस है, वो उसकी अस्थिरता होगी, बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। और अति संवेदनशीलता भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक लक्षण हैं जो हिस्टीरिया वाले पेशेंट में दिखेंगे। फिर से समझ लीजिए, आत्मविस्मृति, हीनता की भावना, असुरक्षा की भावना, यौन विकृतियां, दोष की भावना, संवेगात्मक अस्थिरता और अति संवेदनशीलता। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? चलिए, अब हम शारीरिक लक्षण की बात करते हैं। फिजिकल सिम्टम्स कौन कौन से दिखाई देंगे? तो इसमें फिजिकल सिम्टम्स में शारीरिक कमजोरी, शरीर में लकवा समान स्थिति, कार्य करने में असमर्थता, हाथ पैरों में कंपन, खड़े होने व चलने की कठिनाई, निगलने में कठिनाई, दौरे आना, बेहोशी आना, दांत पिसना, सिर हिलाना, नाचना, चिल्लाना, ये सब क्या है? फिजिकल सिम्टम्स है, शारीरिक लक्षण है, ठीक है। ये सब क्या है? शारीरिक लक्षण है, फिजिकल सिम्टम्स है। फिर से समझिए इसमें क्या क्या है। इसमें शारीरिक लक्षण में शारीरिक कमजोरी आएगा, शरीर में लकवा की जैसा स्थिति होगा, कार्य करने में असमर्थ रहेगा इंसान, हाथ पैर में कंपन होता है, कांपने लगता है, खड़े होने और चलने में कठिनाई होगा, कोई भी चीज़ को निगलने में दिक्कत होगा, दौरे पड़ सकते हैं, बेहोशी आ सकता है, दांत पिस सकता है वैसा इंसान, सिर हिलाएगा, ठीक है, नाचेगा, चिल्लाएगा, इस तरह की चीज़ें करता है। तो ये कब होता है? हिस्टीरिया में। ऐसा कुछ कुछ ऐसा भी होता है यहाँ पर, जैसे नाचना, चिल्लाना, सिर हिलाना, दांत पिसना या बेहोशी, ये सब चीज़ें जो, ताकि लोग उसको अटेंशन दें, लोग उसकी ओर ध्यान दें, ठीक है। तो ये इसका मेन सारे शारीरिक लक्षण हो गए। अब हम लोग समझते हैं कि चिकित्सीय प्रबंधन या मेडिकल मैनेजमेंट हम इस बीमारी का कैसे करेंगे। सबसे पहले कोई भी साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम क्या देते हैं? एंटी साइकोटिक मेडिसिन देते हैं। पिछले क्लासेस में हमने इसके कई क्लासिफिकेशंस और उसके दवाइयाँ भी देखी थी, तो आप लोग अगर नहीं है तो एक बार आप लोग पिछली क्लास देख लीजिएगा। तो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देते हैं। एंजियोलाइटिक का मतलब क्या बताई थी मैं? एंजियोलाइटिक, लाइटिक का मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है, और एंजियो का मतलब एंजाइटी, टेंशन, तो एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी, तो एंजाइटी और टेंशन। तो अगर एंजाइटी क्या हो रहा है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, तो यानी कि टेंशन को ख़त्म करने वाला दवा, उसी को हम क्या कहेंगे? एंजियोलाइटिक। तो एंजियोलाइटिक यानी इसमें चिंता तो होता ही है, तो हम एंजियोलाइटिक भी दे सकते हैं। इसके अलावा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट मेडिसिन, यानी क्या देंगे? TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट मेडिसिन, ये भी देते हैं डिप्रेशन को कम करने के लिए। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो ECT होता है, जिसमें हम करंट को पास करते हैं उसके दिमाग में और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ये हम प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें ये सारे ही मैनेजमेंट में आते हैं। इसके अलावा ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक उद्दीपन,
चिकित्सा ये भी करते हैं हम। इसमें मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? फिर से दोबारा से बोलूं? चलिए दोबारा देखिए, मेडिकल मैनेजमेंट में दवाओं में हम क्या क्या देंगे? एंटीसाइकोटिक, एंजियोलाइटिक, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी और ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक उद्दीपन चिकित्सा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलो। इसके अलावा हम साइकोथेरेपी भी दे सकते हैं पेशेंट को। मनोचिकित्सा विधियां मतलब का यूज़ कर सकते हैं साइकोथेरेपी मेथड, जैसे कि व्यवहार विधि। उसको हम सिखाएंगे कैसे क्या व्यवहार करना है। जो शारीरिक सिम्टम्स आ रहे हैं उसको सुधारने के लिए हम करेंगे ये। एवर्जन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि इसमें हम इंसान को जिस चीज़ से घबराहट, डर हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो हम उसको फिर क्या करेंगे? एवर्जन थेरेपी करेंगे, मतलब जस्ट उसका उल्टा काम करेंगे। ठीक है, जिस चीज़ से इंसान को डर लग रहा है तो फिर उसको उससे दूर रखते हैं। ठीक है, ताकि उसको दोबारा से उसको डर नहीं आए, चक्कर नहीं आए। कुछ सम्मोहन विधि भी होता है, यानी कि इसमें हम उसके दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, माइंड को डाइवर्ट करते हैं। जो जिस चीज़ के लिए चिंता है उससे हम हटाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सामूहिक विधि, इसके अलावा क्या है? सामूहिक विधि यानी ग्रुप मेथड। और मतलब ग्रुप मेथड में क्या है कि बहुत सारे लोगों के साथ वैसे पेशेंट को हम रखते हैं ताकि अपने माइंड को वो चिंता से हटा सके, माइंड को डाइवर्ट रख सके। इसके अलावा पारिवारिक विधि, कुछ ऐसे पारिवारिक विधि होते हैं यानी कि जो फैमिली के बीच में पेशेंट को रखते हैं ताकि वो अपना जो मन की बात है वो उनसे शेयर कर सके। और प्लेसिबो मेथड में हमने क्या बताया था पिछली क्लास में कि जो ओरिजिनल हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसकी जगह पे एक एक्टिंग टाइप का रहता है, लेकिन पेशेंट को मन में ये लगता है कि उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, फिर वो फिर वैसा ही ठीक होने लगता है धीरे धीरे। क्योंकि ये मानसिक बीमारी है तो इसको हम इसी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसको हम प्लेसिबो विधि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम साइकोथेरेपी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर से रिवीजन देख लीजिए, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। हम साइकोथेरेपी मेथड में व्यवहार विधि, एवर्जन विधि, सम्मोहन विधि, सामूहिक विधि, पारिवारिक विधि, प्लेसिबो विधि, ये सभी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्तित्व विकार या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या है? व्यक्तित्व विकार एक मनोरोग अवस्था होता है। कैसा होता है? मनोरोग, मन का रोग का अवस्था होता है। ठीक है, इसमें मन जो होता है ना इंसान का, साइको दिमाग उसका वो मतलब वो चेंज रहता है। तो इसमें मनोरोग अवस्था होता है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अचेतन रूप से, मतलब उसको खुद नहीं पता होता है, रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तित्व के लक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, इंसान को पता नहीं होता है कि एक पल में वो हंस रहा है, दूसरे पल में वो थोड़ा गुस्से में बात कर रहा है सभी से, तीसरे पल में फिर वो नॉर्मल हो जा रहा है। तो इस तरह से उसके पर्सनैलिटी में जो चेंज आ रहा है ये मतलब इसमें होता है, और इंसान को नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, खुद का नहीं पता होता है कि वो कब उसके अंदर कभी मतलब सीरियसनेस आ जाता है। आप लोग को मैं एक मूवी का नाम बता रही हूँ ऐसे, चलिए छोड़िए। तो मतलब एक ऐसा मूवी है कि जिसमें क्या है कि इस तरह का इंसान एक रहता है जिसमें उसको हर समय पर्सनैलिटी क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो ये चीज़ के बारे में उसको खुद नहीं पता है कि वो कब उसका पर्सनैलिटी चेंज हो रहा है, कब वो स्ट्रिक्टली पेश आ रहा है दूसरों के साथ, कब वो प्यार से बात कर रहा है, कब वो, तो इस तरह से होता है बीमारी। ठीक है, इसको हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति जो व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यवहारिक रूप से असंतुलित हो जाता है। ठीक है, उसका मतलब जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है तो उसकी वजह से
पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से इंसान का जो व्यक्तिगत मतलब जो अपना एक अपना पर्सनैलिटी है, अपना पर्सनल हो गया, या लोग के साथ, समाज के साथ, या उसका जो व्यवहार है वो असंतुलित हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब हम टाइप्स की बात करें। चलिए अब हम टाइप्स की बात करते हैं। तो पहला जो टाइप है, फर्स्ट टाइप जो है, वो है व्यामोहाव व्यक्तित्व विकार, जिसको हम पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। दूसरा यहाँ पर टाइप है सिजॉइड व्यक्तित्व विकार, जिसको स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसके बाद है स्किज़ोटाइपल व्यक्तित्व विकार या स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है असामाजिक व्यक्तित्व विकार, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके बाद है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और नेक्स्ट है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये सभी क्या है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के टाइप हैं। तो आप लोग को इतना नहीं डीप में जाना है, टाइप्स आप लोग को उतना नहीं समझना है, ठीक है। बस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है कि इतना समझिए कि इसमें इंसान का जो पर्सनैलिटी है वो बदलते रहता है, और इस चीज़ का पता उसको खुद भी नहीं होता है। दो या दो से अधिक पर्सनैलिटी में उसकी मतलब चेंजेस आते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम और भी हैं यहाँ पर टाइप्स इसके, जैसे अवॉइडेंट या परिवर्जन व्यक्तित्व विकार, निर्भरता यानी डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और नेक्स्ट है मनोग्रसित क्रिया बाध्य व्यक्तित्व विकार, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये सभी इसके टाइप्स हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है, समझना है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब क्या है। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट, मानसिक अवस्था का क्या क्या उपचार, जैसे कि हमने जितना साइकोलॉजिकल देखा था, साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मानसिक रूप से जो बीमारी हमने अभी तक पढ़ा है, जितने भी अभी तक पढ़े, तो वो बीमारी तो हमने सारे पढ़ लिए। अब हम इसके ट्रीटमेंट पे पढ़ेंगे। तो जो हमने ट्रीटमेंट सभी में देखा कि मोस्टली चीज़ें कॉमन थी, जैसे एंटीसाइकोटिक, एंजियोलाइटिक, सेडेटिव मेडिसिन वगैरह। तो ये सारे ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ये सभी कॉमन होते हैं, दिए जाते हैं। अब हम यहाँ पर इसी ट्रीटमेंट पे थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम तरह से तरीके से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। देखिए, मानसिक रोगों के उपचार हेतु मुख्य रूप से 3 विधियों का उपयोग किया जाता है। कोई भी मानसिक बीमारी है, कोई भी मानसिक मेंटल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम 3 विधि से, 3 मेथड से क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। कौन कौन सा मेथड है? फर्स्ट मेथड है मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी। क्या है? बहुत सारे ऐसे साइकोथेरेपी हमने पढ़े, जैसे कि बिहेवियरल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, है ना, समूह, पारिवारिक, व्यवहारिक, और डाइवर्जनल थेरेपी, एवर्जन थेरेपी, प्लेसिबो थेरेपी। ये सब हमने कई मेथड देखे जो साइकोथेरेपी के अंदर आते हैं, जिनके थ्रू हम मतलब ये जो भी मेंटल इलनेस है उसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद साइकोट्रॉपिक दवाइयाँ, जो मेडिसिन्स होते हैं, साइकोट्रॉपिक मेडिसिन्स होते हैं, यानी कि जो मेंटल इलनेस के लिए स्पेशल दवाई, एंटी डिप्रेशेंट, एंटी साइकोटिक, एंजियोलाइटिक, सेडेटिव, ये सब जो दवाइयाँ हैं, इन सभी का उपयोग करके भी हम उपचार करते हैं मेंटल इलनेस को। और थर्ड जो हमारा मेथड है वो है विद्युत चिकित्सीय पद्धति, यानी इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, ईसीटी। ईसीटी में हम जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो ब्रेन के थ्रू पास करके और पेशेंट को ठीक किया जाता है। तो इस तरह से 3 ये मेथड का उपयोग किया जाता है। पहला फिर से देखिए, मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी। सेकंड है साइकोट्रॉपिक दवाइयाँ, और थर्ड है विद्युत चिकित्सीय पद्धति। आइए हम एक एक करके इन तीनों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला जो मेथड होता है मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी, इसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है साइकोथेरेपी? देखिए, मानसिक रोगों के उपचार हेतु अलग अलग प्रकार का मनोचिकित्सीय विधियों का बड़े की
विस्तृत पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये साइकोथेरेपी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो साइकोथेरेपी न केवल मानसिक रोग को ठीक करता है, इसके अलावा जो यह मानसिक रोगों की रोकथाम भी करती है। यानी कि हम अगर बहुत ज़्यादा टेंशन होने वाला है या हो रहा है, तो हम पहले से ही इस तरह का कई थेरेपी लेकर, साइकोथेरेपी लेकर, और अपने एंजाइटी को कम करके और सीवियर से सीवियर प्रॉब्लम जो मेंटल इलनेस है उससे बचा जा सकता है, रोकथाम हो सकता है। तो ये ट्रीटमेंट के अलावा रोकथाम में भी साइकोथेरेपी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, पेज के अनुसार, पेज जो एक साइकेट्रिस्ट है का नाम है पेज, तो उनके अनुसार मानसिक विकृतियों, विशेषकर मन स्नायु विकृतियों का मनोवैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा उपचार मनोचिकित्सा है। मनोचिकित्सा जो साइकोथेरेपी, उसका डेफिनेशन क्या है कि इसमें मानसिक विकृतियां जो भी है, मेंटल इलनेस या एबनॉर्मलिटी है, स्पेशली मन स्नायु विकृतियां और मनोवैज्ञानिक मतलब मन स्नायु विकृतियां जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में बोला जा रहा है कि उनको मनोवैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा अगर उपचार किया जा रहा है तो उसी को हम साइकोथेरेपी या मनोचिकित्सा कहेंगे। क्लियर है बात? यहाँ तक बताइए, क्लियर है सभी को? आगे चलो। चलिए, अब नेक्स्ट हम समझते हैं मनोचिकित्सा के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स। क्या है कि जो मनोचिकित्सा साइकोथेरेपी है उसका क्या उद्देश्य है। तो इसमें देखिए, व्यक्ति के कुसमायोजन, व्यवहार एवं जीवन शैली में परिवर्तन आना। इंसान का जब भी ऐसा होता है कि उसका मतलब कोई भी मानसिक बीमारी है और जब उसको साइकोथेरेपी दिया जाए तो उससे क्या उसको बेनिफिट मिले कि उसका जो कुसमायोजित व्यवहार है और जीवन शैली है उसमें परिवर्तन लाया जाए। तो उस चीज़ को परिवर्तन लाने के लिए हम क्या करते हैं, साइकोथेरेपी देते हैं। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका जो उद्देश्य है साइकोथेरेपी का, वो है कि उन वातावरणीय स्थितियों का उन्मूलन करना जो कि व्यक्ति के कुसमायोजन व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, साइकोथेरेपी से हम ये भी पता कर सकते हैं कि इंसान कौन से इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल है और किस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल नहीं है, किस इन्वायरमेंट में उसका व्यवहार सही नहीं आ रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम पता कर सकते हैं साइकोथेरेपी के थ्रू। नेक्स्ट समझिए, शारीरिक रूप से अगर अपंग, अत्यधिक निर्धन, बेरोजगार आदि लोगों के अंतर्द्वंद्वों के दूर करना तथा उन्हें संवेगात्मक प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना। देखिए, साइकोथेरेपी क्या है, इसमें कोई पैसा नहीं उतना लगता है। जो लोग कमज़ोर हैं, बेरोजगार हैं और जिनके पास पैसे नहीं हैं, निर्धन हैं, तो अगर उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं तो उनको दूर करने के लिए हम साइकोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट समझिए, इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति का प्रतिकूल एवं नए वातावरण में समायोजन सुनिश्चित करना। यानी इंसान के बिहेवियर को बैलेंस करने के लिए, बिहेवियर को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइकोथेरेपी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ, तो व्यक्ति का प्रतिकूल एवं नए वातावरण में समायोजन सुनिश्चित करना। अब नेक्स्ट समझिए, मानसिक रोगों के उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली प्रमुख कौन कौन सी ऐसी जो साइकोथेरेपी है वो यूज़ किया जाता है। तो पहला है एवर्जन थेरेपी। पहला कौन सा है, एवर्जन थेरेपी। दूसरा है फ्लडिंग और थर्ड है सामूहिक पद्धति। फोर्थ है मुक्त साहचर्य। फिफ्थ है व्यवहारिक चिकित्सा या बिहेवियरल थेरेपी। नेक्स्ट है सुझाव या सजेशन और उसके बाद है पुनर्विश्वास आदि, रीअश्योरेंस। तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप्स हैं, मतलब अलग अलग इस विधियां हैं जो साइकोथेरेपी के हैं।
अब मैं आप लोग को एक थोड़ा छोटा छोटा मतलब बता देती हूँ इनके, बस ये समझिए कि एवर्जन थेरेपी का क्या मतलब हुआ कि जो चीज़ के बारे में मेंटल इलनेस है, जिस चीज़ से रिलेटेड है, तो उससे माइंड को डाइवर्ट करना, अवर्जन कर देना, उल्टा कर देना। ठीक है, जैसे अगर किसी चीज़ से डर लग रहा है तो उसको फिर उस चीज़ से हम साइड करके, हटाकर, दूर रख कर भी उसको हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लडिंग। फ्लडिंग का मतलब क्या है कि अगर जैसे किसी को छिपकली से डर लगता है, तो ऐसा स्थिति में क्या होगा कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा उसको डर लग रहा है तो उसको हम थोड़ा पहले समझाएंगे कि ये मतलब आपको कुछ नहीं करेगी, छोटा जीव है, मतलब नहीं काटेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर उसको वहाँ पर हम बैठाएंगे और उसको हम काफ़ी मतलब बार बार छिपकली के आसपास रखेंगे, ताकि उससे क्या हो कि उस इंसान के अंदर जो डर है वो ख़त्म हो सके। ठीक है, डर को ख़त्म करने के लिए उसको हम बार बार उसी प्रॉब्लम के सामने फेस करवाएंगे, ताकि उसका जो मन का डर है वो निकल सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप थेरेपी, सामूहिक पद्धति। इसमें क्या होता है कि जो इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, सुसाइड के थॉट्स आते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उसको हम एक ग्रुप में, समूह में रख सकते हैं। ठीक है, इससे वो अपनी भावनाओं को, मन का जो बात है वो शेयर करके और दूसरे लोगों से सीख कर अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट है मुक्त साहचर्य, फ्री एसोसिएशन। यानी कि जैसे किसी चीज़ से अगर इंसान को, जिससे टेंशन हो रहा है, उससे अगर उसको फ्री कर दो, हटा दो, तो फिर उसमें जो एंजाइटी है वो कम हो जाता है। व्यवहारिक चिकित्सा, बिहेवियरल थेरेपी में हम इंसान के बिहेवियर को चेंज करते हैं कि उसके मतलब जैसे अगर बार बार इंसान क्या है, बार बार हाथ धो रहा है, उसको किसी चीज़ दिमाग में चल रहा है कि हाथ गंदे हैं, जो ऑब्सेशंस आ रहा है, तो उस ऐसी स्थिति में हम उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं और उसके हाथ को मतलब हम रोक कर रखते हैं उसे, उसको कि ऐसा नहीं करना है, आप उनका हाथ क्लीन है। या फिर अगर कोई इंसान गलत कर रहा है, कुछ अलग तरह का मतलब फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके व्यवहार को हम बदल कर उसको साइकोथेरेपी के थ्रू क्या है, उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सजेशन या सुझाव। जिसको मेंटल हेल्थ सही नहीं होता है, अगर हम कुछ सही तरीका बता दें, सुझाव बता दें, कुछ सजेशंस दे दें कि आप ज़्यादा टेंशन मत लो, आपका धीरे धीरे मेंटल जो एबिलिटी है वो कम हो रहा है, और इस तरह से अगर हम उसको गाइड कर दें, सजेशंस दे दें, तो इट कैन हेल्प द पेशेंट। ठीक है, हेल्प हो सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट है रिसोरेंस, मतलब पुनर्विश्वास, कि हम इंसान को विश्वास दिलाएं कि आप बिल्कुल ठीक हो, आप मतलब ठीक हो सकते हो, आप इस तरह से अपना लाइफ में एंजाइटी, टेंशन मत लो और अच्छे से रहो, काम जितना हो सकता है करो। तो इस तरह से हम उसको रीअश्योर करके पेशेंट को और धीरे धीरे उसके दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे साइकोथेरेपीज़ हैं जो हम जिनका उपयोग करते हैं मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए। क्लियर है? इसके अलावा जो हमने सेकेंड मेथड ट्रीटमेंट उपचार में देखा था वो है साइकोट्रोपिक दवाइयाँ। कौन सा है? साइकोट्रोपिक दवाइयाँ। मानसिक रोगों के उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली दवाइयों को हम साइकोट्रोपिक मेडिसिन्स कहेंगे। इसका अलग अलग प्रकार है और प्रकारों का वर्णन निम्न सारणी में किया गया है। तो एक हम टेबल के थ्रू समझते हैं कि साइकोट्रोपिक दवाइयाँ कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, साइकोट्रोपिक औषधियाँ या फिर उनके क्या कार्य हैं वो हम समझेंगे। तो यहाँ पर साइकोट्रोपिक के प्रकार में पहला जो टाइप है वो है एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ। क्लियर दिख रहा है आप लोग को? अच्छे से दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोग को बोल रही हूँ, वहाँ से समझिए, और आप लोग को पीडीएफ अच्छे से मिल जाएगा, क्लियर मिल जाएगा, उस चीज़ का आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ। क्या लिखा है? एंटी, मैं यहाँ पर लिखती हूँ एंटी डिप्रेसेंट। पहला जो दवा की बात की गई है यहाँ पर वो है एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, कि जो हम किस में देते हैं? डिप्रेशन में देते हैं। ठीक है, इसका उपयोग, इसका कार्य क्या होता है? डिप्रेशन को कम करना।
हाँ, डिप्रेशन में उपचार के लिए दिया जाता है, डिप्रेशन को कम करने के लिए। और इसके कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, जैसे फ्लोक्सिटीन, पेरोक्सिटीन, एमिप्रामीन, क्लोमिप्रामीन, मायनसेरिन। सभी में क्या है, टीन टीन इन इन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस तरह का जो दवा रहेगा वो एंटी डिप्रेशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी मेनिक दवाइयों का। नेक्स्ट कौन सा है, एंटी मेनिक। एंटी मेनिक ये जो दवाइयाँ होता है वो मेनिया में यूज़ किया जाता है। मेनिया जो बीमारी होता है ना, जिसमें चमकीला पूरा अपने आप को पूरा अच्छे से सजा धजा कर पेशेंट रखता है, बहुत सारी बातें करता है, उसके दिमाग में 1 सेकंड में 1 मिनट में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और भागते दौड़ते रहेगा, मतलब पूरा डिप्रेशन का जस्ट उल्टा मेनिया होता है। तो मेनिया के उपचार के लिए हम एंटी मेनिक दवाइयों का यूज़ करते हैं, और इसमें हम लिथियम कार्बोनेट और सोडियम वालप्रोएट का यूज़ करते हैं, ठीक है। लिथियम कार्बोनेट का याद रखिए कि मेनिया में दिया जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट समझिए, तीसरी जो दवाई है वो है एंटी साइकोटिक मेडिसिन। कौन सी है, एंटी साइकोटिक मेडिसिन। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन किस में दिया जाता है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक जो प्रॉब्लम है उसमें हम एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देंगे। जैसे कौन सी बीमारी में देते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूज़न, इसके उपचार में हम ये दवा देंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है, जो मेडिसिन है वो है हेलोपेरिडोल, फ्लूफेनाजीन और ओलेंजापीन और जल्को पेंथिनजोल, ठीक है। तो ये सब क्या है, दवाइयाँ किसका है, एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स हैं, जो स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूज़न, इस तरह के बीमारियों के उपचार में दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दवा, वो है एंटी पार्किंसंस दवाइयाँ। देखिए, ये एंटी पार्किंसंस दवा होता है, ये डोपामीन के इम्बैलेंस के वजह से होता है एंटी पार्किंसंस, ठीक है। बूढ़ों में ज़्यादा ये देखने को मिलता है, हाथ पैर कांपते रहता है इसमें और चलने फिरने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो एंटी पार्किंसंस ये जो बीमारी है, इसके लिए हम ये दवा का यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो मेडिसिन है वो है ट्राईहेक्सिल फेनिडिल। कौन सा है, ट्राईहेक्सिल फेनिडिल। नेक्स्ट, इसको याद नहीं रखिए आप लोग उतना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है एंटी एंजियोलाइटिक जो दवाइयाँ हैं, ये क्या है, चिंता को कम करता है, टेंशन को कम करता है, क्या है, चिंता को कम करने के लिए इसको हम देते हैं, एंजाइटी को दूर करने के लिए। इसके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, जैसे अल्प्राजोलम, नाइट्रापिज़म, ज़िपैम, लोराज़िपैम, डाइज़िपैम। कौन कौन सा, डाइज़िपैम, लोराज़िपैम, नाइट्राज़िपैम और अल्प्राजोलम। तो ये सब क्या है, ऐसे दवाइयाँ हैं जो एंजाइटी या टेंशन को ख़त्म करते हैं। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक सभी को, एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। चलिए दोबारा से देखिए, पहला जो है एंटी डिप्रेशन, इसका मतलब जो डिप्रेशन को ख़त्म करे, जैसे फ्लुक्साटीन, पेरोक्सिटीन, एमिप्रामीन, क्लोमिप्रामीन, माइसेरिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं दवा, वो है एंटीमेनिक, जो मेनिया को ठीक करता है, जैसे लिथियम कार्बोनेट और सोडियम वेलप्रोएट। नेक्स्ट है एंटीसाइकोटिक, जो स्किज़ोफ्रेनिया और डिल्यूज़न के लिए यूज़ किया जाता है मेडिसिन, जैसे हेलोपेरिडोल, फ्लूफेनाजीन, ओलांजापीन और जल्को पेंथिजोल। नेक्स्ट हम मेडिसिन देखते हैं, वो है एंटी पार्किंसन डिजीज़ का एंटी पार्किंसनियन दवाइयाँ, जो पार्किंसन बीमारी को ठीक करता है, जैसे ट्राईहेक्सिल फेनिडिल। नेक्स्ट है एंटी एंजाइटिक मेडिसिन, जो टेंशन, चिंता को कम करता है, जैसे कि अल्प्राजोलम, नाइट्राज़िपैम, लोराज़िपैम और डाइज़िपैम। तो ये सभी क्या हो गए, ये एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स हो गए, जो भी साइकोलॉजिकल मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है उसमें ये दिए जाते हैं। बताइए यहाँ तक एंटीसाइकोटिक जो सेकेंड हमारा मेथड है इसके ट्रीटमेंट का, ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, बोलिए क्लियर है।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं जो थर्ड हमारा मेथड है, विधि है मेंटल इलनेस को ठीक करने का, वो है विद्युत चिकित्सीय पद्धति, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, ECT। ठीक है, तो विद्युतीय चिकित्सीय पद्धति में हम इलेक्ट्रिक करंट, जैसे सिंपल कॉन्सेप्ट यही रखे कि इलेक्ट्रिक करंट दिमाग से पास करके और फिर कम वोल्ट में, और फिर उसके बाद उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को। तो विद्युत चिकित्सीय पद्धति में मस्तिष्क के टेम्पोरल, जो कान के साइड का पार्ट है, उस क्षेत्र में 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, 2 ऐसे गोल गोल, मैं यहाँ पर इमेज आप लोग के सामने बना देती हूँ। जैसे ये अगर पर्सन है, ये जो पर्सन है, इसका ये जो पार्ट है, ये क्या है, टेम्पोरल पार्ट है। तो इस पार्ट में हम क्या लगाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, 2 यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगाकर लगभग 70 से 130 वोल्ट, ये याद रखना है कि ECT में कितने वोल्ट का करंट पास किया जाता है, तो 70 to 130 वोल्ट तथा 400 to 1600 मिली एम्पियर वाला धारा प्रवाहित कर दौरे उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें क्या करना होता है, ये आपको नंबर याद होना चाहिए ECT में, इतना याद रखो इस चैप्टर में। ECT बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है तो यही सबसे आता है। तो कितना वोल्ट होता है, 70 से 130 वोल्ट विद्युत धारा का यूज़ किया जाता है, या फिर 400 से 1600 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। इससे क्या होगा, इससे इंसान को के शरीर में दौरे पड़ेंगे और फिर उसका मानसिक जो रोग है उसका उपचार में सहायता मिलता है। ठीक है, यहाँ पर दौरे मतलब इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू उत्पन्न किए जाते हैं, ये याद रखना है। इसके बाद विद्युत चिकित्सीय पद्धति का उपयोग आत्महत्या की प्रवृत्ति रखने वाले अवसादग्रस्त यानी डिप्रेसिव पेशेंट तथा स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट में की जाती है। अब किस में किया जाता है ये ECT, ज़्यादातर जिसको डिप्रेशन होगा, जिसको भी डिप्रेशन होगा, अवसादग्रस्त जो रहेगा, डिप्रेसिव पेशेंट, तो इसमें किया जाता है ECT। जो स्किज़ोफ्रेनिया होते हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इलनेस है, इसमें भी ECT किया जाता है। अब देखिए, मानसिक विकारों का शीघ्र निदान, अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेंटल इलनेस, कैसे हम पता लगाएंगे कि किसी को दिमागी रूप से बीमारी है। ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे पता लगाते हैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेंटल इलनेस हम कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं दिमाग की बीमारी को, उसके बारे में चलिए समझते हैं। यहाँ तक 3 मेथड क्लियर हो गए ना सभी को। हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया, नेक्स्ट टॉपिक आ गया कि अब हम कैसे पता लगाएंगे मेंटल इलनेस को। देखिए, मानसिक रोगियों का आरंभिक अवस्था में निदान करके मानसिक रोगों को और अधिक गंभीर होने से रोका जा सकता है, यानी प्रिवेंशन करने की बात यहाँ पर की गई है कि मानसिक रोग होने से पहले ही हम उसको रोक सकते हैं, आरंभ में ही उसका उपचार करके, निदान करके। और इसके साथ मानसिक रोगों का आरंभिक अवस्था में उपचार सरलता से किया जा सकता है। ठीक है, और नॉर्मली सामान्यतया मानसिक विकारों का निदान व व्यक्ति के मानसिक रोग की जानकारी ज्ञान उसके परिवार वालों व उसके साथ रहने वाले व्यक्तियों को होता है। ठीक है, ये जो पहले ही हम पता कर सकते हैं मेंटल इलनेस को, तो ये उनके फैमिली मेम्बर जो साथ में कोई दोस्त वगैरह रहते हैं तो उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार में कुछ अगर असामान्यता या परिवर्तन दिखाई देगा तो वो उन्हें ही महसूस होगा। अतः इस समय शीघ्र ही रोग स्थिति का पता लगाने हेतु उसे मनोरोग विशेषज्ञ यानी जिसको हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं, इनके पास ले जाकर उसके मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाना चाहिए। जिसको भी अगर थोड़ा बहुत भी एबनॉर्मलिटी उसके मेंटल इलनेस में हेल्थ में दिख रहा है तो वैसी स्थिति में तुरंत ही साइकेट्रिस्ट पास ले जाकर इनिशियल टाइम में, स्टार्टिंग टाइम में ही अगर ट्रीटमेंट हो जाएगा तो गंभीर रूप से बीमार होने से बचाया जा सकता है।
अब हम बात करते हैं कि किस तरह हम परीक्षण करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले अगर पता करने की बात करें तो वो हम मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण करके मेंटल इलनेस को स्टार्टिंग में ही हम पहचान सकते हैं, जिसको हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कहते हैं, MSE, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए इसको। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए रूपरेखा है, जिसमें रोगी की भावनात्मक मनोदशा, उसका इमोशन क्या है, याददाश्त उसका क्या है, मेमोरी क्या है, निर्णय लेने की क्षमता क्या है, उसका भाव क्या है, सोचने समझने की क्षमता कितना है, उन सारी चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। इस क्रिया को साक्षात्कार द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, यानी सामने हम बैठ के इंटरव्यू की तरह पेशेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं, उसका मेमोरी हो गया, उसका निर्णय लेने का क्षमता हो गया, सोचने समझना, सारा कुछ हम सामने क्वेश्चन बैठ के पूछते हैं और पेशेंट बताता है, और इस तरह से हम उसकी स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसको हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कहते हैं। क्लियर है? बताइए सभी लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या है? फिर से समझिए कि ये इंसान का जो दिमागी स्थिति है उसको पता करने के लिए एक रूपरेखा तैयार किया जाता है, एक स्ट्रक्चर, जिसमें हम पेशेंट की भावना, मनोदशा वगैरह जो भी है, याददाश्त है, निर्णय लेने की क्षमता, भाव, सोचने समझने की क्षमता, इन सभी का मूल्यांकन करते हैं और ये सामने बैठा कर करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे चलूं? ठीक है, देखिए इसमें निम्न तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें? मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण का रूपरेखा तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम इंसान का सामान्य बाहरी रूपरेखा या व्यवहार को चेक करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। इसके अंतर्गत हम इंसान की चेतना, कॉन्शियसनेस लेवल, कि इंसान कितना कॉन्शियस है, कितना होश में है, उसका नाम, पता, घर, डेट, अभी जहाँ है, उस ये सारी चीज़ों के बारे में पूछ के उसकी चेतना का पता कर सकते हैं। इसके अलावा उसका व्यक्तित्व स्वच्छता कितना है, उसका पर्सनैलिटी क्या है, वो पता करेंगे। साक्षात्कार के दौरान शरीर की अवस्था क्या है, कैसे बैठा है, गेस्चर क्या है उसकी, कैसे बैठा है, कैसे खड़ा है, कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। चलने का तरीका, मनोप्रेरक गतिविधियाँ, यानी कुछ इस तरह की बातें उसके दिमाग में जो चल रहा है वो हम देखेंगे। उसका पहनावा क्या है, व्यक्तिगत आदतें क्या क्या हैं उसके, चेहरे की आव भाव अभिव्यक्ति क्या है, और दृष्टि संपर्क, आई कांटेक्ट कितना कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जनरल में हम चीज़ें यही सब देखते हैं कि कितना वो होश में है, उसको आसपास और अपने बारे में पता है। व्यक्तित्व, स्वच्छता और अपने शरीर की अवस्था उसका क्या है, कैसे बैठा है, चल रहा है। मनोप्रेरक गतिविधियाँ, उसके मन में क्या चल रहा है, किस तरह का पहनावा पहना है, उसकी क्या क्या आदतें हैं, चेहरे का हाव भाव क्या है, और वो कैसे आपके से आई कांटेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसके अलावा बोलने का तरीका क्या है, स्पीच मेथड, जैसे कि निरंतरता, यानी लगातार बोल रहा है, समय लेकर बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है, या जो चीज़ के बारे में पूछा गया है उसी चीज़ के बारे में बोल रहा है, या प्रबलता के साथ बोल रहा है, या हंसी मजाक की तरह बोल रहा है, प्रासंगिकता। तो ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं, लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि इंसान का बोलने का तरीका क्या है। ठीक है, जैसे वो लगातार बोल रहा है, समय से बोल रहा है, स्पष्ट है, या संबंधता है, या प्रबलता है, या प्रासंगिकता है। इनके अलावा भी हो सकता है, जो अगर मेंटल इलनेस रहेगा वो निरंतर नहीं बोलेगा, समय से नहीं बोलेगा, स्पष्ट नहीं कोई भी बात बोल पाएगा, जो पूछा जा रहा है उससे संबंधित नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्पीच मेथड के थ्रू हम पता कर सकते हैं पेशेंट का। नेक्स्ट है हमारा मनोदशा। नेक्स्ट हम इंसान का, पेशेंट का मूड, मनोदशा क्या है उसका बारे में देखेंगे, पता करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। जैसे इंसान दुखी है या प्रसन्न है, अस्थाई है या अस्थाई है, व्यक्तिपरक या वस्तुपरक है, तो किस तरह का है वो चीज़ हम नोट करते हैं। ठीक है, मूड को देखते हैं। नेक्स्ट है थॉट्स या विचार,
क्या है, विचार या थॉट। विचारों की गति, विषय, वस्तु, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं, देखते हैं कि पेशेंट का थॉट क्या है, उसका विचार क्या है, और विचार अगर आ रहा है दिमाग में तो किस गति से आ रहा है, बहुत फास्ट आ रहा है, स्लो आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा परसेप्शन या अवबोधन, यानी उसको किसी चीज़ के को लेकर भ्रम या विभ्रम या भ्रांति कुछ, ये सब तो नहीं है मन में, उसका हम पता करेंगे। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि, इंसाइट, यानी रोगी द्वारा समय, स्थान, व्यक्ति, इन सभी का ज्ञान है या नहीं है, कि वो उसका नाम क्या है, समय अभी क्या हो रहा है, कहाँ पर स्थान में है, तो ये सारी चीज़ें उसको हम मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन या ध्यान, कि पेशेंट कितना एकाग्र है, स्थिर है या अस्थिर है, इसका पता करते हैं। उसकी स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर का चेक करते हैं कि वो उसका मतलब तात्कालिक, लघुकालिक और दीर्घकालिक, ये जो तीनों टाइप का मेमोरी होता है, कि इमीडिएट, रिसेंट और रिमोट। तो इमीडिएट में कि तुरंत सेकंड के अंदर उसको बताया, कुछ क्वेश्चन बताया कि 3 चीज़ बताया, पेन, कॉपी और पेपर, और फिर हमने तुरंत उससे पूछा कि अभी क्या बताई मैं, तो अगर बताता है कि पेन, कॉपी और पेपर आपने बोला, तो इससे पता चलता है उसका तात्कालिक तो मेमोरी ठीक है। लेकिन वही अगर कुछ मिनट या घंटे बाद पूछा जाए तो वो 1-2 चीज़ें भूल जा सकता है या एक चीज़ें भूल जा सकता है, तो ये हो गया लघुकालिक। और दीर्घकालिक यानी अगर उसको कहीं मतलब 5-6 महीने हो जाए या 1 साल के बाद पूछा जाए, तो अगर नहीं बता पाता है, ऑफ कोर्स नहीं बता पाएगा, इतनी छोटी बात, लेकिन और भी कई तरह की बातें होती है, तो उसका मेमोरी हम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है जजमेंट कैपेसिटी, निर्णय लेने की क्षमता। तो ये निर्णय लेने की क्षमता, ये अच्छी, औसत और कमज़ोर, ये तीनों तरह का होता है। कैसा है अब पेशेंट का, इसमें हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ को कितना अच्छे से एनालिसिस कर पाता है। इस परीक्षण के अलावा अन्य परीक्षणों द्वारा मानसिक रोगों का पता लगाया जा सकता है। इसके द्वारा प्राप्त सूचना को सामान्य और असामान्य व्यक्ति के लक्षणों के साथ तुलना की जाती है। यह मानसिक रोग का आरंभिक यह मानसिक रोग का क्या है, आरंभिक निदान में सहायक है। ठीक है, ये जजमेंट कैपेसिटी, ये तीनों तरह का हो सकता है, अच्छी हो सकता है, औसत हो सकता है या कमज़ोर हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों जो चीज़ें हमने अभी तक जितनी पढ़ी, जैसे कि हमने जो जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर फर्स्ट, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं पेशेंट का, जो उसका मूल्यांकन करेंगे उसके बिहेवियर और मेंटल हेल्थ का। इसके अलावा उसके बोलने का तरीका, उसकी मन की दशा, उसका विचार, उसके परसेप्शन, भ्रम, विभ्रम, भ्रांति वगैरह, अगर उसको मन में कुछ है अपने बारे में और स्थान, व्यक्ति के बारे में ज्ञान है या नहीं, उसका ध्यान कितना है, उसकी मेमोरी या स्मरण शक्ति कितनी है, जजमेंट कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हम मूल्यांकन करते हैं। तो इन परीक्षणों से क्या होगा, मानसिक रोग का हम पता लगा सकते हैं, और फिर उस जो भी हमें सूचना मिलेगा उसको हम एक नॉर्मल पर्सन के साथ और एक एबनॉर्मल पर्सन के, इन दोनों का रिपोर्ट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि जो पहला पर्सन है या जो दूसरा पर्सन है, अगर एक इंसान का सारा डेटा ये सब जो है वो अगर नॉर्मल जो होना चाहिए, उसको हम कंपेयर किससे करेंगे, जो पेशेंट मेरे पास आएगा जिसका हमने अभी असेसमेंट किया है, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो पेशेंट का जिसका हमने मूल्यांकन किया ये नॉर्मल है या नहीं मानसिक रूप से। ठीक है, तो इसकी हम तुलना करके और स्टार्टिंग टाइम में हम पता कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं, बीमारी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो मेंटल इलनेस का असेसमेंट है, एग्जामिनेशन है, वो हम करके और गंभीर बीमारी को बचा सकते हैं होने से। ठीक है, सभी लोग बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को, कमेंट करके बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, बात क्लियर है सभी को।
हाँ ठीक है। देखिए इस चैप्टर में आपको लाइन टू लाइन या टाइप्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको डीप में नहीं इस चैप्टर को लेना है। बस सिंपल आप मेन मेन जो टॉपिक है उसका मतलब समझ लो बस। अगर स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब पता होगा, डिल्यूजन का मतलब, साइकोसिस का मतलब, ईसीटी में कितना वोल्ट दिया जाता है, ये बेसिक चीज़ें हैं। एमएसई यानी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो अभी हमने पढ़ा, ये क्या होता है, तो ये एक दिमागी जो बीमारी है उसको पता लगाने का मेथड है, ठीक है, आकलन करने की, मूल्यांकन करने की एक मेथड है, ठीक है। तो इस बस इतना ही पता है होना चाहिए, बाकी काफ़ी है। और ये चीज़ आप देख लेना, थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, क्योंकि अगर ऑप्शन में दे देता है कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में तीन में चार में से कोई एक नहीं है, तीन ऑप्शन दे देगा जो है और एक नहीं रहेगा, तो उसको फिर आप पता कर सकते हो कि हाँ ये तीनों तो जो हमने पढ़ा वो है इसमें मेंटल स्टेटस में, और एक जो नहीं रहेगा, जो इसमें से नहीं रहेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना और इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर मिल जाएगा, डोंट वरी। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, सभी को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर दिस क्लास, टेक केयर, और सारे लोग अच्छे से पढ़िए।